अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 39 स्टार्ट करते हैं हम। उस्ताद शागिर्द, एक मेरा शागिर्द है आज मेरे पास और एक मैं हूँ। तो आज हम इसकी कोशिश करेंगे कि हम IS-12 जो चल रहा था उसका ज़िक्र भी ना आने दें अपनी बातों में, इसके बाद जितना को मैंने अभी इसका नाम ले लिया। आपका वॉल्यूम 2 जब आपके पास आएगा उसमें एक चैप्टर है जिसमें इंटीग्रेटेड टॉपिक्स के सवाल मौजूद हैं, जिनमें ये क्वेश्चन नंबर 1 हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली यूँ समझ लें कि IS-38 की रिवीजन है इस सवाल के अंदर। ठीक है, चले। इस सवाल की रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है। इस सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़ और नेट प्रॉफिट, ये तीन चीज़ें जो कि सवाल में ऑलरेडी गिवन है, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़ और नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये तीन फिगर्स जो हैं इनको रिवाइज़ करना है, यानी रिवाइज्ड अमाउंट्स निकालनी है। अब जाहिर सी बात है ऊपर को गड़बड़ रही होगी, ठीक है, तो वो देख लेंगे हम बाद में रिक्वायरमेंट असल में क्या है। ठीक है, तो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्यूलिप लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17 शो फॉलोइंग अमाउंट्स, यानी उन्होंने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली हैं इस साल की 31 दिसंबर 17 की, जिसमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इसकी एडजस्टमेंट तो इंशाल्लाह हम एंड पे करेंगे ना। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन एडजस्टमेंट्स को देखना। वाइल रिव्यूइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन नोटेड। ये जो ब्लैक की हुई चीज़ें हैं ये अभी एंड पे खोलते हैं। फ़िलहाल हम इसको देखे बगैर, इन चीज़ों को जो आपकी स्क्रीन पर छुपाई हुई हैं इनको देखे बगैर हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। TL commenced development of a new product on 1 जनवरी 2017। अच्छा जी, तो डेवलपमेंट हो रही है, स्टार्ट कब, डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो रही है पता नहीं, उसने कौन सी अच्छी बुरी ये तो बातें अभी उसने की नहीं है। फ़िलहाल तो ये पता लग गया मुझे कि डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2017। Following directly attributable costs have been incurred up to, following costs have been incurred up to launching date of, launch date, लंच डेट नहीं, लॉन्च डेट। ये जोहर के बाद लंच करके जाएगा, ठीक है ना, याद आया। ठीक है, अच्छा कर लिया। ओ नो, अच्छा जी, लॉन्च डेट तुम्हारी किस्मत। फिर लॉन्च डेट क्या है जी? 1 अक्टूबर 2017। लॉन्च डेट का मतलब ये जो हमने प्रोडक्ट बनाई है इसको लॉन्च कर दिया, इसका मतलब इस दिन ये कंप्लीट हुई होगी तो फिर हमने लॉन्च किया होगा ना। ठीक है, यानी यूँ कह सकते हैं कि इस दिन डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। डेवलपमेंट स्टार्ट हुई 1 जनवरी को, डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई 1 अक्टूबर 17 को। ठीक है, अब अगर सवाल ने इससे आगे कुछ ना बताया तो हम इस सारे अरसे को अच्छी डेवलपमेंट ही समझेंगे। यही हमने सीखा हुआ है कि अगर पता ना लगे, सवाल खामोश हो, तो डेवलपमेंट सारी अच्छी वाली है ना। ठीक है, बहरहाल 1 जनवरी को ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और लॉन्चिंग डेट है 1 अक्टूबर को, और ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स 1 अक्टूबर तक की हैं। इसका मतलब ये सारी की सारी कॉस्ट्स जो हैं ये 9 मंथ्स की हैं। ये सारी की सारी कॉस्ट कितने अरसे की हैं जी? 9 मंथ्स। फॉलोइंग कॉस्ट्स, तो ऑल कॉस्ट जो हैं वो फॉर 9 मंथ्स। ये बात समझ आती है? जब 1 जनवरी को काम शुरू हुआ रफ़ी और 1 अक्टूबर को ख़त्म हो गया तो 9 महीने काम चला। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड अप टू लॉन्चिंग डेट। अब शुरू 1 जनवरी को ही होंगी और लॉन्चिंग डेट तक की हैं, तो कितने महीने की कॉस्ट हैं? 9। अच्छा, ओहो, ये कहाँ चला गया? ये तो आगे पीछे हो गई हैं सारी लाइनें, तो मैं लगा के लाया था। अभी छोड़े 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 छोड़े, ये अभी नहीं पढ़ना, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी अभी आज की क्लास में ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ना नहीं है। ठीक है जी। चल, अच्छा जी, तो कॉस्ट कौन कौन सी हैं जी? स्टाफ को सैलरी दी है हमने,
इक्विपमेंट कोई ख़रीदा शायद इस लेबॉर्ट्री के अंदर रख के तजर्बे करने के लिए, फिर कंज्यूमेबल्स यानी आप कोई रॉ मटेरियल वगैरह कोई आइटम्स वगैरह ख़रीदते हैं तजर्बे करने के लिए, और कंसल्टेंट्स कोई हैं उनको आप जो है वो तनख्वाहें दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कॉस्ट्स, ठीक है जी, ये सारी की सारी कॉस्ट्स इनकर हुई होंगी इवनली ओवर 9 मंथ्स, ऐसा ही है। ये स्टाफ सैलरी, ये इक्विपमेंट, ये कंज्यूमेबल्स, ये कंसल्टेंट फ़ी, ये सारी की सारी चीज़ें इवनली 9 मंथ्स के ऊपर वो कह रहा है, ऊपर इवनली डायरेक्टली डेबिट कॉस्ट हैव इनकर्ड अप टू लॉन्चिंग डेट, नीचे बताया उसने इवनली, लेकिन ऊपर क्या कह रहा है, ये 9 महीने की कॉस्ट हैं। तो यानी कि ये 9 महीने के अंदर स्टाफ सैलरी भी जाती रही होगी, कंज्यूमेबल्स, कंसल्टेंट, इक्विपमेंट, ये सब 9 महीने में बराबर जाएंगे, है ना, है ना, है ना, नहीं है ना, नहीं, तुम्हारे दिल में आ जो रहा है रफ़ी तो बोल दो। इक्विपमेंट 9 मंथ्स पे नहीं फैला होगा, इक्विपमेंट किसी एक दिन के अंदर ये कॉस्ट इनकर हुई होगी। बाकी सारी चीज़ें माना कि 9 मंथ्स की होंगी, लेकिन इक्विपमेंट जो है ये किसी एक मौके के ऊपर कॉस्ट इनकर हुई होगी। सैलरीज भी 9 मंथ्स पे बटी होंगी, कंज्यूमेबल्स भी ले के इस्तेमाल करते होंगे, 9 मंथ्स में करते रहे होंगे, ठीक है। ये बात उसने वैसे आगे लिखी हुई थी। ओ क्या कहता है, पढ़ो, द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल वर मेट ऑन यकम मार्च 17। इसका मतलब जब इस दिन मेट हुआ है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मेट, बेचारा एक उधर ही रह गया। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया किस दिन मेट हुआ जी, यकम मार्च 17। इसका मतलब फिर इससे पहले मीट नहीं कर रहा था ना, तो इसका मतलब फिर इतने अरसे की चाहे डेवलपमेंट भी है तो वो क्या होगी, एक्सपेंस आउट, अच्छी डेवलपमेंट नहीं है, और उसके बाद के अरसे की जो डेवलपमेंट है वो होगी कैपिटलाइज, ठीक है जी, यानी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। अब कितने महीने, 2 महीने पूरी डेवलपमेंट चली और 7 महीने अच्छी। अब इक्विपमेंट तो वैसे ही पीपीई है ना, बाकी सारी कॉस्ट जो हैं वो 9 मंथ्स की हैं। उनको जब अपोर्शन करना है ना, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये 30, ये 90 और ये 212, ठीक है। इनका जो टोटल है, टोटल कितना बनता है, तुम भी कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ यार, क्या होगा जी, नहीं तो मैंने उसको आमिर को कैलकुलेटर दे देना। 300 कैलकुलेटर नहीं लेके आवे रफ़ी तुम, है अच्छा 332। अब ये 332 को जब हमने बांटना है 2 महीने, इसमें टोटल हो गया ना सारे के सारे, पढ़ लो आगे लिखा हुआ उसने, ऐसी बात नहीं है, ये पढ़ो। ऑल द कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड एक्सेप्ट इक्विपमेंट। भाई वो तो आपको भी पता होना चाहिए, इक्विपमेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इक्विपमेंट जो है वो किसी एक दिन आया होगा, तो बाकी सारी कॉस्ट इवनली, और इक्विपमेंट यकम जनवरी को आया है। अब वो एक दफ़ा कॉस्ट इनकर हो गया, वो अलग बात है कि अब इस्तेमाल होता रहेगा, डेप्रिशिएट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बात भी आपको पता है कि अगर कोई इक्विपमेंट अगर ये इक्विपमेंट इस इंटेंजिबल को बनाने में इस्तेमाल हो गया है तो इतने अरसे की इसकी डेप्रिसिएशन इस इंटेंजिबल की कॉस्ट में शामिल करेंगे, पर इंशाल्लाह 1 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ तक को मसला है तो बताएं बोलें चले। अच्छा, ब्लैक के अंदर ना कोई गलती है शायद, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल बिल्कुल सिंपल एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहले पहला सफ़ा आपने छोड़ देना है अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है ना। दूसरे सफ़े के ऊपर हम एंट्रीज करना शुरू करते हैं। भर के ला दो, ठहरो 1 मिनट, ये शायद चल जाए, फिर ना जाना, कैलकुलेशन भी तो करनी है जी। यहाँ पे ना हम ओरिजिनल एंट्रीज करेंगे, मतलब मैंने ओरिजिनल इसलिए लिखा कि ब्लैक के नीचे मैंने कुछ गलतियाँ छुपाई हुई हैं, पर फिलहाल उनको छुपाया हुआ है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट IS 38 का रिवीजन चल रही है, IS 38 भूल तो नहीं गए थे, IS 38 की रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब टोटल कैश कितना पे हो गया, 30, 90 और 212, ठीक है। तो ये कैश तो हो गया क्रेडिट, 30 जमा 90 जमा
212। वो तो पेपर के ऊपर मैंने किया था ना, एग्जामिनर को तो बताना है टोटल कितना हो गया 332। इसमें से ये इवनली वाले खर्चे थे, है ना, इसमें से 2 महीने एक्सपेंस आउट और बाकी इंटेंजिबल। तो एक्सपेंस करेंगे आप 332, ये है 12 महीने का खर्चा। इसमें से 3 महीने 2 महीने इधर करने हैं, बोलो। अच्छा, ये है 9 मंथ्स का, हमने 2 मंथ्स, कौन कौन से वाले 2 महीने, जनवरी और फरवरी, जनवरी से फरवरी, ठीक है। कितना, चलो बाद में देखते हैं। और बाकी का इंटेंजिबल, इंटेंजिबल 332 में से ये 9 महीने का है, 7 महीने यानी कि मार्च से लेकर सितंबर ही बनता है ना, या कम अक्टूबर को तो लॉन्च डेट है, ठीक है। ये कितने महीने बन गए, 7। इनको कहाँ फेंक दो, इंटेंजिबल में, कैपिटलाइज कर दो। जी बोलो। 74 258। जी समझ में आती है बात, ओके। अभी हमें नहीं पता कि उसने गलती क्या की है, ये होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद ये इक्विपमेंट आपने खरीदा है, इस इक्विपमेंट को भी इंटेंजिबल बनाए, नहीं, ये इक्विपमेंट पीपीई है। हाँ, इसकी कुछ डेप्रिसिएशन जो है वो इंटेंजिबल में जाएगी और कुछ इंटेंजिबल में नहीं जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्विपमेंट को खरीदने की एंट्री करते हैं। पीपीई कर दूं, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, ये देखो 360 की कॉस्ट है, तो 360। तुम इधर क्यों नहीं आ जाते, और 360 ज़रा बेहतर हो जाएगा। ऐसे मुझे परेशानी लगी रहती है कि मेरे पीछे छुप गया ये, तो आज सहूलत है जो सही, एक ही स्टूडेंट वाली। तो बच्चों अब ये ना कहना एक स्टूडेंट और पढ़ा दिया, ये वैसे ही एक्स्ट्रा क्लास है, ये एक्स्ट्रा ऐसे ही किसी वक्त रिकॉर्डिंग करके आपको यूट्यूब के ऊपर चढ़ा देनी थी, कोई जूम मीटिंग के अंदर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैमरे पे लैपटॉप पे करके ये डिस्कस करने वाला सवाल था। तो इसलिए परेशान ना हो, बस मौका मिल गया तो बोर्ड के ऊपर कर रहा हूँ, ओके। कोई ऐसी चीज़ हम नहीं करेंगे आज जो कल वाले लेक्चर से रिलेट कर रही है, एक्स्ट्रा काम ही करेंगे। अच्छा जी, इधर देखें, अब इक्विपमेंट रिकॉर्ड हो गया। अब ये इक्विपमेंट कब खरीदा है, यकम जनवरी 2017। यकम जनवरी 2017 से इंटेंजिबल भी बनना शुरू हो गया, लेकिन अच्छे वाली डेवलपमेंट कब से शुरू हुई, यकम मार्च से। तो जनवरी फरवरी का कोई खर्चा पहले ही इंटेंजिबल में नहीं गया, तो ये 2 महीने की डेप्शन भी नहीं जाएगी। फिर यकम मार्च से 30 सितंबर तक 7 महीने ये अच्छी डेवलपमेंट चली, इस 7 महीने की डेप्रिसिएशन जो है वो इंटेंजिबल की कॉस्ट में जाएगी। लेकिन इक्विपमेंट तो फिर भी पड़ा है, धूल मिट्टी पड़ रही है, चाहे ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, इंटेंजिबल चाहे स्पेसिफिकली इसी के लिए लिया था, लेकिन यूजफुल लाइफ 5 साल का मतलब ही क्या है कि फिर यहां पड़ा है, फिर किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये जो इसके ऊपर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में धूल मिट्टी पड़ेगी, वो धूल मिट्टी क्या मतलब, डेप्रिसिएशन है, वो पड़ा भी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो 2 महीने शुरू वाले और 3 महीने आखिरी वाले, ये 5 महीने कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन। हाँ, तो पहले लाइफ को यूज़ करते हुए डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन को बांट देंगे 5 और 7 में, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन आज हमने कुछ डेप्शन एक्सपेंस में डालनी है, कुछ इंटेंजिबल में डालनी है, ठीक है। तो पहले वो निकाल लेते हैं। अच्छा, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट होना होता है, ऐसे ही है ना, लेकिन मैं इसकी बजाय अगर यूं लिख दूं पीपीई क्रेडिट, तो इससे कोई फर्क पड़ता है, बोलो। ये इसलिए कर रहा हूं कि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली ना एसेट्स को हिट करवा रही है, तो कहीं अक्यूमुलेशन लिखकर परेशान ना हो जाओ। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट करें या डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट करें, फर्क तो नहीं ना पड़ता, ठीक है। तो बस यहाँ पे पीपीई लिख रहा हूँ। अब कितना है जी, कितने का है जी इक्विपमेंट खरीदा, 360, यूजफुल लाइफ है 5। अब ये किस दिन लिया है, यकम जनवरी 2017 पे, और
कोई बेचा शेचा नहीं है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो हो गई कितनी? 72। ये 72 टोटल डेप्रिसिएशन। इसमें से एक्सपेंस आउट कितनी करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी फेंकोगे? इधर देखो भाई 72, ये है पूरे 12 महीनों की डेप्रिसिएशन। हमें चाहिए 5 की एक्सपेंस में डालने के लिए, ठीक है। बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा साथ साथ बताता जा रहा हूँ। और इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट कितनी, ये आपको पता है ना। अगर कोई एसेट किसी दूसरे एसेट के बनने में इस्तेमाल हो जाए तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे बनने वाले एसेट की, ठीक है। तो ये 72 की डेप्रिसिएशन जो 12 महीने की है, इसमें से 7 महीने जो है वो इंटेंजिबल में फेंकने। जी बोलो। 42 और 30। ये मैं कलर डिफरेंट कर रहा हूँ ताकि कॉस्ट उठाते हुए फिर आसानी रहेगी। सॉरी 30। ठीक है जी, यहाँ तक को मसला। अब कुछ और रह तो नहीं गया रफ़ी भाई, बताओ ज़रा, देख लो। हैं? हाँ, क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया, सब हो गया। कुछ भी नहीं छोड़ा ना हमने, कुछ भी नहीं छोड़ा ना, कुछ भी नहीं छोड़ा। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ इंटेंजिबल दिस न्यू प्रोडक्ट विल बी 10 years। आगे छोड़ो, आगे तो मैंने हाउएवर से काटना था, बस भूल गया जी। तो लाइफ दे दी है, इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया था, अभी तो लॉन्च हुआ है 1 अक्टूबर को। तो लाइफ गिवन है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अमोर्टाइजेशन किसने करनी है? हमने ही करनी है जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब आखिरी एंट्री होगी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, और अब एसेट को ही करो इंटेंजिबल। इंटेंजिबल भी क्या है? एसेट ही है ना, इंटेंजिबल क्रेडिट, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट कितनी बन चुकी है ये देखना पड़ेगा जी। 258 भी इंटेंजिबल की कॉस्ट है, 42 भी इंटेंजिबल की कॉस्ट है, और तो कोई इंटेंजिबल नहीं है, ठीक है। तो 258 प्लस 42 इज इक्वल टू 300। ये 300 की लाइफ बता रहे हैं 10 साल इंटू अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12। आज आलम ने बैठ के तो पुरानी याद ताज़ा कर दी जी। 7.5। मेरा स्टूडेंट है ना भाई, बच्चा मेरा बच्चा। लो भाई, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। नोट कर रहे होंगे भाई, यूट्यूब पे लेक्चर लेने वाले बच्चे नोट कर रहे होंगे, पॉज कर देंगे। चलो ठीक है जी, ये सहूलत तो होती है ना। शुक्र है यार रफ़ी तुम आ गए हो, वरना पिछली क्लास में तो खैर बच्चे ज़्यादा थे, इसमें तो कोई भी नहीं होता। तो फिर कैमरे को मैं पढ़ाता, कैमरा सब चीज़ों में कहता यस ओके यस यस, कैमरे को तो सब समझ, आमिर भाई को तो सब समझ आती है, प्रोफेसर आमिर। हाँ जी, अब भाई ये तो था जो होना था, ठीक है। वो कहता है भाई अकाउंटेंट ने भला क्या किया, भाई अकाउंटेंट ने क्या किया। वो कहता है फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड अप टू लॉन्चिंग डेट ऑफ 1 अक्टूबर 17 एंड हैव बीन कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल। वो कहता है जी अकाउंटेंट को ये सारी कहानी और ये 3/12 और ये कुछ भी पता नहीं चला, बल्कि वो तो बढ़ता गया, उसको यहाँ पे भी बस कुछ भी नहीं पता चला, नज़र ही कुछ नहीं आया, ठीक है। उसने क्या कहा, ये जितना 332 था ना, ये क्या है? इंटेंजिबल। ये क्या है भाई? तो ये जो है ना इंटेंजिबल में कैपिटलाइज कर गया ना, इंटेंजिबल डेबिट। असल में ना अकाउंटेंट नॉर्मली कैश की एंट्री भूलता नहीं है, तो उसने कैश तो क्रेडिट करना था, तो उसने कहा चलो ठीक है इंटेंजिबल डेबिट कर दें, और कुछ भी नहीं किया उसने। आप कहोगे नहीं सर ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? भाई देखो, पहली बात ये समझ आ गया। तो कहता है जी ये कॉस्ट इनकर हुई और सारी एंड हैव बीन कैपिटलाइज एज इंटेंजिबल, ये तो गलती समझ आ गई। उसके बाद कुछ नहीं किया का मतलब ये टीएल ने एस्टिमेट किया, लाइफ है इसकी 10 साल, लेकिन टीएल ने कोई अमोर्टाइजेशन 17 की चार्ज नहीं की, ठीक है। ये मसला है असल में, ओके। तो फिर उसने तो कुछ नहीं ना किया इसके अलावा, ठीक है। अब ये किया कि रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें, और एक ये है
कि हम ज़रा डायरेक्टली काम कर लेते हैं, जो ओरिजिनल होना है वो देख लेते हैं और जो गलती से 1 बाय 1 है रेक्टिफिकेशन की एंट्री, लेकिन टाइम बचाते हैं। लेकिन अब इधर देखो रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़ और नेट प्रॉफिट, ये बताने हैं, ठीक है ना। लेकिन कौन से, जो रिवाइज्ड हों आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द अबव एडजस्टमेंट्स इफ एनी, ठीक है। तो बिल्कुल एनी क्या है पहले में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाली फिगर्स उठा लेते हैं हम, ठीक है। इनको हम कह लेते हैं अनएडजस्टेड। क्या क्या चीज़ें हैं जी, क्या क्या चीज़ें हैं? टोटल एसेट्स हैं और टोटल लायबिलिटीज और प्रॉफिट है ना जी। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, ये रिक्वायरमेंट मेन सफ़ा, और नेट प्रॉफिट। हमें सवाल में गिवन है अनएडजस्टेड अमाउंट्स जी, ये अनएडजस्टेड है 2700, 1620 और 398। 2700, 1620 और मतलब ये डिफरेंट किस्म का सवाल है जिसमें पढ़ी हुई चीज़ें हैं। हाँ, एक तरह IAS 37 का कॉन्सेप्ट है, वो बस वैसे ही जुगाड़ लगा के बस कर लेंगे, आसान सा है, जब बारी आएगी तो उसका भी पता होगा। अब एडजस्टमेंट 1 बस ऐसे लिख दो और इसका असर देख लेना है, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 का असर देखना है तो ऐसे मैं वर्किंग्स लिखता हूँ यहाँ पे जाके, वर्किंग्स, चलो उम्मीद है आ जाएगा। वर्किंग्स, इसमें नंबर 1 वर्किंग। अब ये सारा कुछ हमने करना है, 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंस में डेबिट होना चाहिए था 74, टिक भी करते जाएं। एक्सपेंस में डेबिट होना चाहिए था 30, एक्सपेंस में डेबिट होना चाहिए था 7.5। तो एक्सपेंस में डेबिट होना चाहिए था 74 प्लस 30 प्लस 7.5, यानी टोटल एक्सपेंस 111 इशारा, और कोई एक्सपेंस तो नहीं है जो मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो ये एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था 111.5 से, हुआ कितने से? ओ, एक्सपेंस डेबिट होना था 111.5 से, हुआ 0 से। तो एक्सपेंस को उठाकर ले जाओ, सॉरी 0 से, किया क्या हुआ है, किया क्या हुआ है, तीर गलत हो गया, किया क्या हुआ है, किया क्या हुआ है, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, करना पड़ेगा। तो 0 से 111.5 पर एक्सपेंस को ले जाओ, यानी एक्सपेंस को बढ़ा लो, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट 1 बस काफ़ी है, यहाँ पे लिखा होना, और यहाँ पर 111.5 से प्रॉफिट कम कर, ठीक है। इसी तरह से ज़रा ट्राई करो, आपके पास 15 सेकंड है। बाकी भी देखो, इंटेंजिबल डेबिट होना चाहिए था और क्रेडिट होना चाहिए था, फिर दूसरा एसेट, ज़रा जल्दी से करना, जल्दी से। अब इंटेंजिबल और इक्विपमेंट को अलग अलग कर लो, चाहे 2 दफ़ा कर लेना एडजस्टमेंट्स पे, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। सेकंड एडजस्टमेंट अभी 1 ही चल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ 1 ही लिख लेता हूँ दोबारा जी। इंटेंजिबल की बात कर लें। इंटेंजिबल 258 से डेबिट होना था, 42 से डेबिट होना था, और 7.5 से क्रेडिट भी होना था। मैंने इसीलिए इंटेंजिबल लिखा था आसानी के लिए, ठीक है ना। तो इधर देखो 258 प्लस 42, ये प्लस हो गया, ठीक है, माइनस 7.5 इज इक्वल टू 292.5, ये तो होना चाहिए था, ऐसे कर लेते हैं जी। अब जी ये तो 292.5 से इंटेंजिबल नजर आना चाहिए था ना बैलेंस शीट में, लेकिन कर गया है 332 से। ओ हो। अब पड़ा है एसेट 300
32 पे, लाना है इसको 292.5 पे, तो कम करना पड़ेगा। अब एसिड कम करो, इन दोनों के डिफरेंस है 39.5। ठीक है, नेक्स्ट पीपीई डेबिट होना था 360 से और क्रेडिट होना था 72 से। 360 से डेबिट होकर 72 से क्रेडिट होना था, यानी 200, सारों का रुख यही रखा हुआ मैंने, ठीक है ना। 280, बोलो 288 ये होना चाहिए था एसिड, पीपीई ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन पीपीई रिकॉर्ड कितना हुआ? कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ खैर से जी, 0 है। तो फिर इसको 288 पे लाना है, तो चलो अब ये 1 ही कंटिन्यू कर लो, बल्कि यूं कर लेते हैं, मैंने 3 वर्किंग्स की हैं ना नीचे, तो 1, फिर ये भी 1, ये 1 कितना आया था, कितना आया था, अभी लिखा तो हुआ था मैंने, मिटाया तुम भूल गए। 332 से 292.5 पे लाए तो 39.5 से एसिड को कम किया था, और ये 288 से एसिड को, तीनों ही एडजस्टमेंट 1 के इम्पैक्ट से 288 से बढ़ा लिया। ठीक है ना, ये मैंने इसलिए कि अलग अलग लिखे हैं तो यहाँ पे अलग अलग इम्पैक्ट दे दिया, लेकिन हैं ये तीनों के तीनों एडजस्टमेंट 1 के असरात की, पूरी एडजस्टमेंट 1 ही तो थी। मसला है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब कैश को भी चेक कर लेते हैं। कैश 332 से क्रेडिट होना था, कैश 360 से भी क्रेडिट होना था। टोटल कितने से क्रेडिट होना था? क्रेडिट कितने से होना था? टोटल एसेट्स में वैसे कैश तो पड़ा होगा, क्या ख्याल है? पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? बोलो। 332 से, एक मिनट, इंटेंजिबल 692 से क्रेडिट हुआ है। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये सॉरी पहुंच के ये टोटल उसने क्या कहा, दीज कॉस्ट वर इनकर्ड, असल में मैं ये 332 उठा गया, टोटल किया हुआ था, बहुत माजरत जी, बहुत माजरत। असल में वो क्या कह रहा था, मैंने हालांकि कहा था उसको ये सब समझ नहीं आया, उसमें मैं ये भी मिटा गया तो मुझे ये नज़र नहीं आया था, तो 332 ही लिख गया। ठीक है ना, सादा बात, बस ये ज़रा स्किप हो गई थी। क्या उसने कहा कि ये सारे खर्चे 1 अक्टूबर 17 तक हुए हैं और ये सारे कैपिटलाइज हो गए, यानी 692 से क्रेडिट हुआ था। सॉरी, उसने इंटेंजिबल डेबिट किया है 692 से और क्रेडिट किया है 692 से। दोबारा देख लेते हैं आपको, कोई मसला नहीं। सबसे पहले एक्सपेंस, ये तो ठीक था ना, एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था 11.5 से, हुआ कुछ नहीं, बढ़ा लिया हमने एक्सपेंस, तो प्रॉफिट हो गया कम। नेक्स्ट, इंटेंजिबल डेबिट होना चाहिए था 258 प्लस 42 और माइनस 7.5, बढ़ना चाहिए था इंटेंजिबल 292.5 से, लेकिन बढ़ गया है 692 से। कोई बात नहीं, तो अब ये कर लेते हैं हम। ठीक है, अब 692 पे इंटेंजिबल पहुंच गया है, इसको लेके आना है 292.5 पे, तो क्या फर्क पड़ा? यहां लिखना है तो बता, कहते हो तो लिख देते हैं। 692 पे चला गया है, लेके आना है 292.5 पे, बस वो बीच में ऐड हो गया तो उसका असर आ गया फिर। ठीक है जी, 399.5। ऐसे यहां पर क्या था, एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था 111.5, कोई नहीं हुआ तो कर लिया रिकॉर्ड, माइनस हो गया। इन दोनों का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरा इक्विपमेंट क्रेडिट होना चाहिए था 288 से, लेकिन रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ तो क्या कर लो, ये सारों का रुख यही चल रहा है, तो 288 से इसको बढ़ा लो, नहीं हुआ तो बढ़ा लो 288। ठीक हो गया, लेकिन रुख ऐसे देखना था, इसलिए मैंने कहा था कि यहां पर लिखो ना, ताकि ये कंफ्यूज ना करे, हर एक को अलग अलग देखते जाए और उसको यहां पे फेंकते जाए, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बात समझ आ रही है। एक्सपेंस रिकॉर्ड होना था 115 का, नहीं हुआ, करो, प्रॉफिट कम हो गया। एसेट आना चाहिए था 292 का, आ गया 692 का, तो कम करो, कर लिया कम। एसेट आना चाहिए था 288 का, नहीं आया तो बढ़ा लो 288 से, क्लियर। ठीक है। ओ हाँ, कैश बता रहा था मैं जी,
तो कैश 332 से क्रेडिट हुआ और कैश 360 से क्रेडिट हुआ, टोटल 692 से क्रेडिट हुआ। ये ऑलरेडी क्रेडिट हो भी चुका है, ठीक है। तो जो होना था वो हो चुका है, इसलिए इसको हमने कुछ भी नहीं किया। कैश की एंट्री मैंने आपसे अर्ज किया, अकाउंटेंट नॉर्मली नहीं भूलता, ठीक है जी। तो ये तीनों अलग अलग रखे ताकि आपको अलग अलग नजर आए, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 ही थी ये सारी की सारी। नेक्स्ट को मसला, चल नेक्स्ट पॉइंट 1 हो गया जी। पॉइंट 2 की तरफ आते हैं। अच्छा, ये पॉइंट 2 जो है ना जी, इसमें पैरा 1 जो है ये बेसिकली तो रिलेट करता है IAS 37 से, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अभी गुजारा तो कर रहे हैं। है बहुत आसान, ठीक है। ना समझ आए तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक की अपनी बारी भी आएगी। वो कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अ क्लेम ऑफ 20 मिलियन वाज लॉज्ड बाय अ कस्टमर फॉर सप्लाइंग डिफेक्टिव यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन 2017। वो कहता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके थे तो एक कस्टमर से हमें नोटिस रिसीव हुआ, उसने एक क्लेम किया है 20 मिलियन रुपए का जुर्माना हमसे मांगा है क्योंकि हमने उसे डिफेक्टिव यूनिट्स जो है वो सप्लाई कर दिए थे। अब नोटिस आ गया अदालत का, तो हमने अपने वकील से पूछा कि भाई क्या लगता है आपको। उसने कहा चांस दैट क्लेम वुड सक्सीड इज 80%। 80% हम इस टॉपिक में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। मोर देन 50% को प्रोबेबल कहते हैं, हाई चांस। जो हाई चांस हो किसी चीज़ का, वकील क्या कह रहा है, हाई चांस है कि आपको ये 20 मिलियन देना पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ पर वकील की इस बात को मानते हुए एंट्री किया करते हैं एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। वैसे तो प्रोविजन कहते हैं इसको, लेकिन अभी नहीं, अभी बस आप सिंपल एंट्री करो। क्या वकील ने कहा एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो भाईजान, बहुत हाई चांस है कि आपने फंसना है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, ये वक्त आने पर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। और सही है, इतना तो पता लग रहा है ना कि उन्होंने क्लेम किया है, और अगर वो सक्सीड हो गया तो हमें ये पे करना पड़ेगा। बोलो, तो फिर एक्सपेंस तो बढ़ना है, लेकिन पे नहीं ना हुआ अभी। तो एक्सपेंस भी किस बेस के ऊपर है, एस्टीमेट की बेस के ऊपर है, इसलिए इसको प्रोविजन भी कहेंगे IAS 37 में जाके। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन कहते हैं इसको। लेकिन अभी छोड़ो, अभी सादा बात। वकील ने कहा, वकील हमारा एक्सपर्ट है ना यहाँ पे, उसने कहा भाई 20 मिलियन का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। ऐसे ही है जैसे साथ वाले दुकानदार ने कहा था 10 मिलियन नहीं देंगे पैसे, प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो, किया था ना, ऐसे ही ये भी होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल देखेंगे फिलहाल एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट इस एडजस्टमेंट से। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है, एडजस्टमेंट नंबर 2 और पैरा 1, ठीक है। अब इसका असर क्या है, एक्सपेंस 20 से बढ़ा, एक्सपेंस 20 से बढ़ा तो प्रॉफिट 20 से कम हो जाएगा। एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, तो लायबिलिटी भी 20 रुपए से बढ़ गई। एक्सपेंस भी बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ी, लेकिन एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट पे असर दिखाना है तो वो माइनस नजर आ रहा है, ठीक है। डन, सही है कंफ्यूजन। अच्छा, अब एक मसला है, वो मसला ये है कि जब क्लेम आया ना, क्लेम किसका, डिफेक्टिव वाले यूनिट्स का, तो वो तो हमने खर्चा रिकॉर्ड भी कर लिया वकील की बात सुनकर, लेकिन साथ ही एक टेंशन भी हमें होने लग गई। वो टेंशन क्या है कि यार इन्हीं में से 800 यूनिट्स हमारे अभी तक पड़े हुए हैं। तो अगर जो बिक गए, जिनका वो क्लेम आया, उसकी टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन जो है वो केस वाली थी, वो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब ये पड़े हुए यूनिट्स भी जो हैं, अब ये बेसिकली ना, ये IAS 37 था, ठीक है। ये तो मैंने पढ़ाना है आपको, ये मैंने आपको ब्लैक पैरा तो अभी पढ़ाना है, लेकिन आसान सी बात थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, गुजारा हो गया। लेकिन और ये ना समझिएगा IAS 37 के बाद ये सवाल करते हैं, ये सवाल ऐसे ही पहले करते हैं और हमेशा हर दफ़ा इसको ऐसे ही बताया जाता है IAS 37 में तफसील पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बात ही बड़ी सिंपल सी है। लेकिन ये मैंने आपको नहीं कह रहा कि मैंने अभी आपको पढ़ाना है ये IAS 2 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या, देखो हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा था जिसमें से वो बेचा होगा। अब वो जो पड़ा था ना, उसके बारे में भी शक पैदा हो गया
कि अगर पहले वाला डिफेक्टिव निकला है तो ये भी निकलेगा, ठीक है। तो एट ईयर एंड 800 यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट वर इंक्लूडेड इन टीएल्स इन्वेंट्री, ये पढ़े एट अ कॉस्ट ऑफ 150 पर यूनिट, ठीक है। ऊपर 1000 में था ना सवाल, मिलियन में था, अच्छा चलो। एट अ कॉस्ट ऑफ 150 पर यूनिट, वो बाद में फिर मिलियन कर लेंगे, ओके। 1.5 लाख रुपए का एक यूनिट है। ऑल दीज यूनिट्स हैव सेम डिफेक्ट्स। मैं तो कह रहा था चुप होगा, उसने तो बोल के बता दिया। वो कहता है अगर ऊपर वालों में ये डिफेक्ट है और उन्होंने क्लेम किया और वकील साहब कह रहे हैं कि वैसे देने पैने ने, वकील साहब ने कहा है जज साहब इसको ज़रूर अलाउ कर देंगे, ये क्लेम आपका आपको देना पड़ेगा। तो हमने कहा अच्छा ये डिफेक्ट तो सब में है। अब ये स्टॉक अभी पड़ा है तो एनआरवी लॉस की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे, ठीक है। ये हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऑल दीज यूनिट्स हैव सेम डिफेक्ट्स, नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज 2 लाख। नॉर्मली हम इनको 2 लाख का बेचते हैं। टीएल हैज ऑलरेडी कमिटेड, टीएल हैज ऑलरेडी कमिटेड टू सेल 300 यूनिट्स टू जमाल एंटरप्राइज एट अ प्राइस ऑफ 200 पर यूनिट, ठीक है जी। अगली बात, टीएल हैज एस्टिमेटेड दैट 80,000 पर यूनिट वुड बी इनकर्ड टू रिमूव द अबव डिफेक्ट। फर्दर ईच डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड, ये होगी उनकी। अब ये दो बातें हैं। पहली बात 800 में से 300 यूनिट्स की है, ठीक है, जो जमाल को जाने हैं, इनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरी बात, ये बेचना चाहते हैं 220 के, कमिटेड है ना, कमिटेड तो लॉक हुई है ये ट्रांजैक्शन। तो अगर ये वाले बेचना चाहते हैं तो इसके लिए फिर हमें इनके डिफेक्ट को रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है। और वो कह रहा है 80,000 पर यूनिट जो है वो चाहिए क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए इस डिफेक्ट को। लेकिन वो कहता है अगर आप चाहो तो डिफेक्ट को रिमूव किए बगैर डिफेक्ट समेत ही इनको 130 का बेच दो। कहानी समझ आई है। 800 यूनिट्स हमारे पास पड़े हैं जिनमें से 300 की कमिटमेंट हो चुकी है कि वो जमाल को बेचने हैं, बाकी 500 की कमिटमेंट किसी के साथ नहीं है। अब 300 वाले जो हैं वो तो लाजमी हमें देने पड़ेंगे, कमिटमेंट हो चुकी है। तो उनके लिए ज़रूरी क्या है, 80,000 को इनकर करना और इनको रिपेयर करके जमाल को बेचना 220 का, ठीक है। लेकिन जो बाकी हैं उनके लिए हमारे पास ऑप्शन है, तो हम चेक कर लेंगे, जो बेहतर होगा वो काम कर लेंगे। इसका मतलब हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 2 तरह की हो गई। यहीं पे कर लूँ वर्किंग सी, ठीक है। हमारी इन्वेंट्री में 800 यूनिट्स पड़े। इन 800 यूनिट्स में से 300 जमालियंस हैं और बाकी अदर यूनिट्स हैं, ठीक है। अदर यूनिट्स जो हैं वो 500, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इन यूनिट्स की भी कॉस्ट चाहिए और इनकी एनआरवी चाहिए। उसको याद आ रहा है, कॉस्ट अगर कम होगी, एनआरवी ज़्यादा होगी तो फ्यूचर का गेन है, कुछ नहीं कहेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता एनआरवी कम हो गई तो फिर लॉस, एनआरवी लॉस को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो कॉस्ट निकालते हैं जी। पहले कितने यूनिट्स जमाल वाले हैं और कमाल वाले, अच्छा 300 इंटू रुपीज़ 1,50,000 जी। अब मिलियन में जवाब देना, ठीक है, बोलो। हैं 45। ऐसे ही जो बाकी हैं उन भाई कॉस्ट तो वही रहनी है ना, और बोलो कॉस्ट इनकी भी 1.5 लाख ही है जी। इनकी कॉस्ट कितनी आ गई जी, 75। एनआरवी निकाल लेते हैं हम अलग से, एनआरवी के लिए वर्किंग 1 कर लेते हैं। जमाल वालों की एनआरवी वर्किंग 1, जमाल वालों की एनआरवी, ठीक है।
वो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेंगे, और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है 220, ठीक है। तो 300 यूनिट्स 2,20,000 के हिसाब से 66 आ गया, लेस तो यार एनआरवी लॉस को भी फिट करना है कहीं पे, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो मुझे लगता है बहरहाल मुझे ये दूसरे वाले की एनआरवी के लिए, चलो इधर कर लेंगे, हम उठा लेंगे, उससे कुछ कर लेंगे जी। अच्छा बोले जी, लेस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट जी। अब 300 यूनिट्स हैं और हर एक को रिपेयर करने में 80,000 लगना है जी। ये 64 था, 66 और 24, उसके बाद लेस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, कोई नहीं है सवाल में, कोई बात नहीं। तो एनआरवी कितनी आ गई जी 42। तो अगर 42 पर लेकर जाना है, अब एनआरवी कम हो गई ना, तो फिर मैं लॉस निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एनआरवी लॉस कितना आ गया, जी एनआरवी लॉस कितना आ गया, एनआरवी लॉस 3 मिलियन, या यूं कह देते थे हम कि लोअर ऑफ, असल में ना इसको लोअर पे लेके जाने, 42 पे लेके तो जाना ही है ना। तो 42 पे लेके जाने के लिए क्या करेंगे, इन्वेंट्री को कम करेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाएं करेंगे। ये भी बचपन की बातें करते हैं इंशाल्लाह। फिलहाल तो एनआरवी लॉस आ गया जमालियंस का। अब नॉन जमालियंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। वर्किंग वन को ही कंटिन्यू करते हैं, नॉन जमालियंस मैं यहाँ वर्किंग वन लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो वर्किंग वन में ही ये सारा काम कर लेते हैं ताकि ये वर्किंग वन ही रेफर हो जाए, ठीक है ना। तो वर्किंग वन का 1 ये आ गया, इसके ऊपर हेडिंग होनी चाहिए थी, अब मैं नीचे लिख रहा हूँ। कौन से वाले यूनिट्स हैं जी ये 300 यूनिट्स जमाल वाले, ओके सही है। तो ये 300 यूनिट्स जमाल वाले, ये वर्किंग वन का फर्स्ट पार्ट हो गया। 42 इनकी एनआरवी आ गई, तो लॉस 3 का आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, 500 यूनिट्स अदर्स वाले, ठीक है। अब इनकी भी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगी, एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट होगी और एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट होगी। क्या ख्याल है, ऐसा ही है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तो इधर देखो, नॉर्मल वाली उठाएंगे ना, नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 2 लाख। आप कहोगे सर अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस 2 लाख थी तो ये 2 पीस 20 क्यों ले रहे हैं भाई। उसके साथ कमिटमेंट हो गई है, उसकी होगी कोई मजबूरी, उसको 300 यूनिट्स कहीं से नहीं मिल रहे होंगे, तो 2 लाख की कॉस्ट वाली चीज़ हमने महंगी बेच ली होगी, लोग उठा ही लेते हैं मजबूरियों का फ़ायदा, तो वो लॉक्ड है ट्रांजैक्शन, इसलिए वो तो 220 ही लेना था हमने। लेकिन नॉर्मल जो बाकी पड़े हैं वो किसी के साथ कमिटमेंट तो नहीं हुई, इसलिए उनके लिए कौन सी रेलेवेंट है, सेलिंग प्राइस कौन सी लेंगे जी, नॉर्मल वाली 2 लाख। 130 तो भाई रुक जाओ ज़रा, ठहर जाओ ज़रा, ऐसे है अभी तक बात। वो तो रिपेयर किए बगैर बेचेंगे ना, वो ऑप्शन 2 है, उसकी तरफ बाद में आते हैं, ठीक है ना। अब बात समझ आई है। 800 यूनिट्स पड़े हैं, 300 की तो कमिटमेंट थी, तो वो तो कमिटमेंट वाली प्राइस ली और उनको रिपेयर भी ज़रूर किया हमने और उनकी एनआरवी भी निकाल ली हम, ठीक है। बाकी जो 500 हैं उनकी किसी से कमिटमेंट नहीं है, तो फिर उनकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस 2 लाख है, उसी के ऊपर लेंगे और उनको रिपेयर करा के भी देख लेते हैं और बगैर रिपेयर कराए भी बेच के देख लेते हैं। जो ज़्यादा बेहतर होगा, जो प्रूडेंट डिसीजन होगा वही ले लेंगे, ठीक है। तो 2 लाख पहले यूनिट्स लिखता आ रहा हूँ तरतीब ताकि वही रहे। हाँ 500 यूनिट्स हैं, 500 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट नॉर्मल सेलिंग प्राइस 2 लाख का बिकेगा, तो टोटल 100 आ गया। लेकिन इसको इतने का बेचने के लिए 80,000 की रिपेयर कॉस्ट भी पड़ेगी, बोलो
40 और सेलिंग कॉस्ट कोई नहीं है, ये आ गया जी 60, NRV 60। यानी अगर हम रोल के रिपेयर कर के इनको बेचें तो हमें कितने पैसे रिकवर होने हैं मैक्सिमम, ये 60। और हम 500 यूनिट्स को विदाउट रिपेयर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस विदाउट रिपेयर बेच दें। अब वो ब्लैक वाली लाइन में हटाता हूं, ये तो मज़ा था इसका, और ये FAR 2 का सवाल भी नहीं था, मज़ा तो ये था, ठीक है, था भी IS2 इन्वेंट्रीज जी। फर्दर ईच डिफेक्टिव यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर 130 इन करंट कंडीशन। इसी हालत में, हाजिर हालत में बेच दें तो कितने का एक बिकेगा, 1,30,000 का। वैसे ही नजर आ रहा है, इनको नेट करें तो एक 20 आता है और ये बहरहाल चले, अब तो 65। अब मुझे बताओ A या B, क्या करोगे डिसीजन? NRV क्या लोगे? NRV 500 यूनिट्स की क्या लोगे? क्यों पागल थोड़े ही हैं कि रुल कर हम 60 कमाएं, इस पहले रिपेयर करें फिर उसके बाद जो है वो हम उसको बेचें और कमाएं। हम यार ये पड़े हैं, बस बेचो निकालो इनको, हम क्या ले लेते हैं जी, NRV क्या है इन दोनों में से हायर, 65, ठीक है। तो ये 65 यहाँ पे आ गया और 10 का NRV लॉस आ गया। टोटल NRV लॉस कितना बन गया, 13। इस 13 की एंट्री बचपन में सिखाई जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। NRV लॉस ये कॉस्ट ऑफ सेल को लाइक नॉर्मल लॉस चार्ज होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट, तो पॉइंट 2 ही है, पैरा 2 भी है और पैरा 3 भी है, रेड पैरा, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दो 13 से तो एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया, और इन्वेंट्री कम कर दो, ये भी माइनस हो, ठीक है जी। निकाल लीजिएगा घर पे, अब बस करें, ये काम तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। डन जी, ओके, पॉज करें।